दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं और इसकी वो विरल जानकारियां आपको देने वाला हूं जिसके बारे में या जिसको लेकर के इसको जाना जाता है। जी हाँ, आपने कभी एनीमिया का नाम सुना होगा, आपने मैस्टाइटिस देखा ही है, आपने निमोनिया देखा ही है, तो आपने सीसीपीपी भी देखा है, तो सीबीपीपी को भी नज़दीक से देखा है, आपने एलएसटी, एफएमडी या पीपीआर को भी नज़दीक से देखा है, आप एसिडोसिस, एल्कलोसिस के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सब बीमारियां जो अगर प्रैक्टिशनर सारे जानते हैं तो उनको इस इंजेक्शन के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, कितनी मात्रा में किया जाता है, इसको रिपीट कब किया जाता है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो भाई ये देखते हैं, आज इसकी पूरी डिटेलिंग आखिर कर ही लेते हैं कि क्या है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, आप सभी को पता है, यानी हम एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एस्कॉर्बिक एसिड का एक इंजेक्शन है जिसका नाम है एस्कॉर्वेट, और मेरे हाथ में भी आप देख पा रहे हैं, देखो वहां पढ़ा देना, देख पा रहे हैं कि ये एक फोनेक्स कंपनी का प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। कुछ इस तरीके का ये आता है, 30 ml 100 ml दोनों पैकिंग में ये मिलता है। मेनली 30 ml में ज़्यादा चलता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कुछ इस तरीके की ये वायल है, कंपनी कहती है कि इसके अंदर अगर आपको कोई भी सॉलिड पार्टिकल दिखे, फॉरेन पार्टिकल दिखे, तो इसका यूज़ आपको नहीं करना है। तो बिल्कुल एकदम से देखिए लिक्विड फॉर्म में है और कोई ऑयली बेस नहीं है, क्योंकि ये वाटर बेस होता है, यानी शरीर में भी ये संग्रहित बहुत ही कम रहता है। वाटर बेस होने की वजह से ये वापस बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी संपूर्ण चीज़ें। तो पहली जो चीज़ हमारे सामने आएगी वो चीज़ आएगी, चल नहीं रहा है क्या बात है, हाँ, वो चीज़ आएगी इसके सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट तो भाई जाहिर है एस्कॉर्बिक एसिड ही हो गया है, जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। एस्कॉर्वेट इंजेक्शन, वेट लिखा हुआ है, वेटनरी का ही इंजेक्शन है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है इसका कंटेंट। कंटेंट को आप बड़ी ही गहराई से देखिए। कंटेंट जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें 250 mg पर ml है, यानी 1 ml में 250 mg मिलाया गया है एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी बेंजोइल अल्कोहल जो है वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज है, तो ये कोई काम आने वाला है नहीं। मेनली वर्क करता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें आगे की, यानी कि नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका रूट जो है वो पहले ही कंपनी ने दे दिया है कि आप इस रूट से इसे लगा सकते हैं। नंबर 1 जो आपके पास रूट आया है वो आया है IM, यानी आप इसको इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। नंबर 2 जो रूट आया है वो है IV, यानी इसको IV भी लगवाया जा सकता है। IV ड्रिप में ये बहुत ही शानदार वर्क करता है। जब कंडीशन सीरियस होती है तो उस समय ड्रिप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 इसका इस्तेमाल जो होता है वो होता है फ्रेंड सबक्यूटेनियसली, यानी इतने तरीकों से इसका इस्तेमाल होता है। अधिकतर पशु चिकित्सा में इसको सबक्यूटेनियसली ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबक्यूटेनियसली इसका जो असर है, जो चमड़ी में जब हम लगाते हैं या लगवाते हैं तो इसका असर जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है और अच्छा वर्क भी ये सबक्यूटेनियसली करता है। लेकिन कंपनी कहती है कि तीनों ही रूट से आप लगा दीजिए, बहुत ही शानदार ये वर्क करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले स्लाइड्स को ही ले लेते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है कि डू नॉट यूज इफ सॉल्यूशन कंटेंट पार्टिकल्स या सस्पेंडेड मैटर, इसके अंदर दिख रहा है जो शुरुआत में मैंने बताया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डोजेज। बिल्कुल लिख दिया इन्होंने डोजेज को लेकर के कि एज डायरेक्टेड बाय द वेटनरियन, यानी वेटनरियन ही तय करेंगे कि इसकी डोज क्या है। अब भाई आप कैसे पता करेंगे या कैसे तय करेंगे, इसके बारे में देखिए कुछ जानकारी, जो बेसिक इसकी जो डोज होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि इसको तीनों रूट से लगाया जा सकता है और इसकी जो डोज है वो 1 ml, अगर हम बड़े जानवरों में बात करें तो 30 से 40 kg के ऊपर
1 ml आपको लगाना रहता है, यानी कि 30 किलो का अगर कोई है, मान लीजिए जब बड़ा जानवर हम लेते हैं तो 30 के हिसाब से 300 किलो का है तो उसे 10 ml लगाया जाएगा। तो 400 किलो वाले को भी 10 ml लगाया जा सकता है, यानी कि 30 से 40 kg पर ml आप लगाएंगे, ठीक है, बॉडी वेट के हिसाब से। तो उस हिसाब से जितने किलो का है इसको डिसाइड किया जा सकता है, इसकी डोज को डिसाइड किया जा सकता है। अगर हम बात करें बच्चों में, तो बच्चों में यानी कि काप में इसकी डोज जो होती है वो 1 ml 20 से 30 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इसके वर्क की, क्योंकि भाई जब बातें बहुत ज़्यादा चली तो वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। साफ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यानी डायरेक्ट सनलाइट से आप इसे बचाइए। स्टोर इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस में ही इसको स्टोर कीजिए। और कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। विड्रॉल पीरियड बिल्कुल 0 डे है, मिल्क में भी नहीं है तो मांस में भी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर रेट की बात करें तो ये 103 रुपये का 30 ml यहाँ पर आया हुआ है और मल्टी डोज वाइल है, ये बार बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉट फॉर ह्यूमन यूज, एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। लेकिन जो छुपी हुई बातें हैं जो आप जानने के उत्सुक है, ये तो सब चीज़ें थी जो ऊपर लिखी हुई है रैपर पर, तो आप इजीली उनको पढ़ भी सकते हैं और पता कर सकते हैं। लेकिन जो छुपी हुई बातें हैं, जो वर्क है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 और सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो वर्क इसका होता है वो होता है फ्रेंड इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहेंगे कि कोई भी छोटी मोटी बीमारी, कोई भी छोटा मोटा पैथोजन हमारे पशु के ऊपर अटैक ना कर पाए, उसी को हम कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, यानी रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी है। अगर रोगों से लड़ने की कैपेसिटी अच्छी होगी तो बार बार पशु बीमार नहीं होगा, यानी इसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो पशु बार बार बीमार नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ जितने में पशु बीमार हो जाता है, तो भाई वहाँ अगर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ इम्यूनिटी की बात चली तो इम्यूनिटी की बात और कहाँ हमें मेनली इम्यूनिटी को आगे लाना है। देखिए, वायरल बीमारियाँ होती हैं जिन पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। भाई अगर बैक्टीरियल बीमारी है और वहाँ पर भी अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जाहिर है रिजल्ट मिलेगा। और कोई भी इंजेक्शन जो आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी बीमारी के खिलाफ, अगर उसका असर आप बढ़ाना चाहते हैं तो साथ में विटामिन सी का इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसका असर जो है वो बढ़वा सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वायरल बीमारियों की मैं बात कर रहा था। वायरल बीमारियों में आप LSD ले लीजिए, लंपी स्किन डिजीज़ जिसमें छाले छाले हो जाते हैं, डेलेदार त्वचा रोग जो है खतरनाक। आप FMD ले लीजिए, फुट एंड माउथ डिजीज़, खतरनाक वायरल बीमारी है। और आप PPR ले लीजिए, छोटे जानवरों की, बकरियों की, भेड़ों की बहुत खतरनाक बीमारी है। यानी ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें इसका रिजल्ट यूनिक है। बाकी हर वायरल बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हर वायरल बीमारी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करना ही होता है। इसके अलावा फंगल डिजीज़, आपको पता है कि फंगल डिजीज़ जब हो जाती है तो उस पर भी एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, दवाओं का असर बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पर भी भाई इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा की वजह से गायों में आपको पता है कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया जो CBPP होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और उसमें अगर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट को बढ़ाया जा सकता है। और छोटे जो जानवर हैं उनमें CCPP होता है, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, तो वहाँ पर भी भाई इसका रिजल्ट बढ़ाया जा सकता है अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो। इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑल ओवर बीमारियों में ही ये वर्क करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है और इसका इस्तेमाल यूनिक क्या है वो मैं आगे बता देता हूँ। कहाँ नहीं करना है इसकी बात पे चले तो जब भी आपको लगे कि किसी भी पशु को डिहाइड्रेशन हो चुका है, यानी कि खून में पानी की कमी हो चुकी है, जैसा कि आप देखते हैं एसिडोसिस, एल्कलोसिस यानी पेट की जो बीमारियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें
डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो जहां पर भी आप डिहाइड्रेशन को देखते हैं, खून में पानी की कमी को देखते हैं, वहां पर विटामिन सी का इस्तेमाल अगर ना ही करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मेन जो इसका रोल होता है ना फ्रेंड, वो होता है आयरन के अवशोषण को ये बढ़ाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। जब आंतों में अवशोषण होता है, आप मान लीजिए कि आयरन खिला रहे हैं, सार्काफेरोल दिया, 3D वेट दिया, या कोई सी भी जो आयरन की मैक्रोडेक्सल वगैरह सिरप आती है, वो आप अगर देते हैं तो वो शरीर के अंदर जाएगी, पेट में जाएगी, आंतों में जाएगी और वहां पर उसका होता है अवशोषण। लेकिन अगर आंतों में अवशोषण ही नहीं होगा तो जो आपने दिया वो बेकार हो जाता है। यानी होता क्या है कि हम जब भी आयरन का इंजेक्शन लगाने का सोचते हैं तो वहां कई प्रकार की टॉक्सिसिटी या ऑफ फीड होने का डर जो है वो दिमाग में घुसता है। अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं उस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन वहां पर एक विशेष बात हमारे दिमाग में आती है कि क्यों ना यार हम ओरली दे दें। लेकिन भाई जब आप ओरली दोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि जो आयरन आपने ओरली दिया वो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी उसका अवशोषण आंतों में होगा। तो ये गारंटी देता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। तो वहां पर उसके अवशोषण को बढ़ाया जाता है। तो एनीमिया में उसका छुपा हुआ खतरनाक रोल ये होता है और उसके लिए इसे विशेष जाना जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी अगर घाव हो गए हैं, और घाव भी मान लीजिए गहरे घाव हो गए हैं जो कि भर नहीं रहे हैं, कई बार जलने की वजह से घाव हो जाते हैं, तो कई बार किसी अन्य इन्फेक्शन की वजह से घाव हो जाते हैं। और ये घाव इतने खतरनाक होते हैं कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाएं टॉपिकली यूज की जाती है, उसके बावजूद कोई असर नहीं। वहां पर अगर विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाए तो भाई असर को इन्हांस किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आप देखते हैं वार्ट्स की। वार्ट्स के पीछे भी कई रीजंस होते हैं। वार्ट्स यानी मस्से हो जाना, तो मस्सों में भी अगर जो इसकी पर्टिकुलर दवा है उसका असर नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ एस्कॉर्बिक एसिड दे करके और भाई उसके असर को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आगे की हम बात करें, छुपी हुई बात तो ये नहीं है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद में छुपी हुई बात को लाऊंगा। तो वो बात है पहले वाली, वो है थनेला यानी कि मैस्टाइटिस। भाई मैस्टाइटिस में इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही सुपर रहता है, विशेष तौर से जब दूध में खून आता है, विशेष तौर से जब दूध में चितड़े आते हैं, या फिर थनों के ऊपर घाव हो जाता है। इन 3 प्रकार के थनेला में तो इसका रिजल्ट सुपर है। बाकी हर थनेला में क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएगा तो दवा का असर अपने आप बढ़ेगा, तो हर प्रकार के थनेला में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो छुपा हुआ इसका इस्तेमाल है वो मैं आपको बता दूं, वो है फ्रेंड मेटराइटिस। आप कई बार बहुत सारी दवाएं दिलवा चुके होते हैं, बहुत सारा प्रयास करवा चुके होते हैं, इसके करने के बावजूद बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में इसे दे करके बच्चेदानी के इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है। भाई ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें बची है मैं अन्य वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। रिपीट की बात जाते जाते बता देता हूँ कि इसको सप्ताह में 2 बार रिपीट किया जा सकता है अगर स्थिति गंभीर है। अदरवाइज इसको 1 बार ही इस्तेमाल करके और काम चलाया जा सकता है। बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला ये इंजेक्शन है। अगर कोई भी बात छुपी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा।